नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन एमएसए कॉलेज भरतपुर से। पिछले 2 वीडियो में हमने अहस्यवादी राज्य क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांतों के साथ साथ अहस्यवादी राज्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम अहस्यवादी राज्य के पक्ष एवं विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का अध्ययन करेंगे। अहस्यवादी राज्य के पक्ष में तर्क। पहला बिंदु है नैतिकता का तर्क। अहस्यवादी राज्य यह मानता है कि किसी व्यक्ति पर बाहर से लगाए गए प्रतिबंध उतने प्रभावी नहीं होते जितने कि स्वयं द्वारा विकसित किए गए प्रतिबंध। अर्थात व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इनका मानना है कि व्यक्ति एक प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र है, प्रकृति की अवस्था में स्वतंत्र है, अतः उस पर बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बाहरी नियंत्रण से व्यक्ति के विकास और उसके पहल करने की क्षमता का हनन होता है, ह्रास होता है, कमी आती है। अतः व्यक्ति को उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यह तर्क इस आधार पर का समर्थन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, सर्वश्रेष्ठ निर्धारक होता है। अतः उसको उसके मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य अथवा सरकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक तर्क। यह तर्क चार्ल्स डार्विन के विकास की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है। यह तर्क सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी पर काम करता है, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता पर काम करता है। इस तर्क के अनुसार कि प्रकृति में सामर्थ्यवान व्यक्ति संघर्ष करता है और संघर्ष में विजयी होता है, और कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति इस संघर्ष में हार जाता है। अतः संघर्ष की थ्योरी को स्वीकारते हुए इस जीव शास्त्रियों का मत है या वैज्ञानिकों का मत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अनुसार निर्बल प्राणियों का अंत हो जाता है और सक्षम और सामर्थ्यवान प्राणी जीवित रहते हैं, जो राज्य के लिए योग्य, समर्थ, बुद्धिमान होते हैं और जो राज्य की विकास को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा बिंदु है आर्थिक तर्क। अहस्यवादी राज्य के विचारक आर्थिक आधार पर किसी प्रकार की दखल को स्वीकारते नहीं हैं। उनका मत है, खास करके इस विचारधारा के जो समर्थक विद्वानों में जिसमें एडम स्मिथ है, उनका कथन है कि जहाँ तक संभव हो राज्य अथवा सरकार को व्यक्ति के आर्थिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनका मानना है कि प्रबुद्ध अथवा स्वहित व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत सर्वोत्तम निर्णायक होने के कारण सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए प्रेरित करता है। अतः जहाँ तक आर्थिक मामलों में कोई दखलंदाजी होगी, व्यक्ति अपना सर्वोत्तम देने में समर्थ नहीं होगा। अतः आर्थिक रूप से स्वतंत्र बाजार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और योग्यता, बुद्धि के आधार पर उसको अधिक धनार्जन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक मामलों में अहस्यवादी राज्य निर्बाध स्वतंत्रता का समर्थक है। अंतिम जो तर्क है अनुभव मूलक तर्क। अनुभव मूलक तर्क यह मानता है कि जब जब राज्य अथवा सरकार ने व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा व्यक्ति के कार्यों में जब दखल दिया है, तब तक उसके परिणाम प्रतिकूल रहे हुए हैं। इनका मत है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि यदि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कार्यों में दखल दिया जाता है तो उसका परिणाम सकारात्मक नहीं आता। इनके अनुसार व्यक्ति को कार्य करने के लिए स्वतंत्र अवसर दिए जाने से उसके कार्य की क्षमताओं में वृद्धि होगी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास होगा, अंततः उस समाज का विकास भी होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दखल होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, तो असक्षमता बढ़ती है, लाल फीताशाही बढ़ती है, कार्य में विलम्ब होता है, धन का अपव्यय भी होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिलता है। अतः इनका मानना है कि अनुभव ये दर्शाता है कि व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अब हम अहस्यवादी राज्य के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का विवेचन करेंगे। अहस्यवादी राज्य के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क, इनको हम अहस्यवादी राज्य की आलोचनाएं भी कह सकते हैं। पहला विपक्ष में तर्क अथवा आलोचना है, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं। अहस्यवादी राज्य
के समर्थक विद्वान राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो यह धारणा नितांत ही गलत है, क्योंकि राज्य का उद्भव और विकास मानव कल्याण के लिए है और आज भी बना हुआ है। वर्तमान में कोई भी देश अस्थिवादी राज्य की अवधारणा से शासित नहीं है, बल्कि हम ये कहें कि वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का न केवल उदय हुआ है, बल्कि समस्त विश्व के समस्त देशों में इस प्रकार की अवधारणा वर्तमान में विद्यमान है। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध आवश्यक। अस्थिवादी राज्य स्वतंत्रता के लिए निर्वाध स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि स्वतंत्रता ना तो निरपेक्ष हो सकती है ना सापेक्ष, बल्कि स्वतंत्रता एक प्रतिबंधित स्थिति में होनी चाहिए और राज्य का कानून अथवा राज्य के नियम इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। कानून स्वतंत्रता को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि सभी नागरिकों को सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का सहभागी है। इसलिए इनका ये कथन बिल्कुल ही गलत है, नितांत निंदनीय है कि स्वतंत्रता निरपेक्ष होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है व्यक्ति अपने सदैव हितों का निर्णायक नहीं होता। अस्थिवादी राज्य व्यक्ति को अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक मानता है, जो कि ये व्यवहार में उचित प्रतीत नहीं होता। अस्थिवादी राज्य का यह निर्धारण करना कि व्यक्ति सदैव परिस्थितियों में अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक सिद्ध होगा, उचित और संकुचित दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता, बल्कि ये संकुचित और सीमित दृष्टिकोण है। व्यक्ति के ज्ञान अथवा ये कहें अज्ञानता के कारण, परिस्थितिजन्य उत्पन्न स्थितियों के कारण निर्णय सर्वोत्तम रहें, निर्णय व्यक्ति के अनुकूल रहें, यह ऐसा प्रतीत नहीं होता। अतः यह कहना कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है उचित प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट बिंदु है राज्य एक अयोग्य संस्था। अस्थिवादी राज्य को एक अयोग्य संस्था मानते हैं, जो व्यवहार में ये उचित प्रतीत नहीं होती है। राज्य एक अयोग्य संस्था नहीं, बल्कि राज्य एक योग्य संस्था है और राज्य का उद्भव से लेकर वर्तमान तक ये प्रचलन अथवा राज्य का अस्तित्व ये दर्शाता है कि राज्य एक अयोग्य संस्था नहीं है, बल्कि राज्य एक सकारात्मक संस्था है। व्यक्ति अथवा मानव कल्याण के लिए जिसका सृजन हुआ है वो आज तक विद्यमान है। अगर अयोग्य संस्था होती तो राज्य नामक संस्था का पतन कब का हो जाता। तो ये आलोचकों का मत है कि राज्य अयोग्य संस्था नहीं है, बल्कि राज्य एक योग्य संस्था है और मानव कल्याण के लिए इसका उद्भव हुआ है। मानव कल्याण के लिए आज भी क्रियाशील है, कार्यरत है। इसलिए मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए राज्य का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि योग्यतम की विजय का सिद्धांत नितांत अव्यावहारिक है। अस्थिवादी राज्य योग्यतम की विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इनका मानना है कि जो सक्षम है वो जीवित रहे, दुर्लभ है, कमज़ोर है वो उसका अंत हो जाए। ये थ्योरी वर्तमान में मानवीय अवधारणा की प्रतिकूल है और राज्य रूपी संस्था एवं मानवीय अवधारणा से संचालित है। उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, समुचित विकास के लिए, सभी व्यक्तियों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के योग्य व्यक्तियों को न केवल बढ़ावा दिया जाए, बल्कि निर्बल, कमज़ोर और असहाय व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर उनको न केवल संरक्षण, संबल प्रदान किया जाए, बल्कि समुचित सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्वतंत्र प्रतियोगिता, नेक्स्ट बिंदु है स्वतंत्र प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा हानिकारक। अस्थिवादी राज्य ये मानते हैं कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, आर्थिक मामलों में राज्य को दखल नहीं करना चाहिए और उनका मानना है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता स्पर्धा राज्य के हित में है, जबकि आलोचकों का मानना है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता स्पर्धा हानिकारक है। एक तरफ से स्वतंत्र प्रतियोगिता स्पर्धा से अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है, जिससे गरीब, असहाय और व्यक्तियों और संसाधनों का समान वितरण नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
को एकाधिकार की प्रवृत्ति के रूप में बढ़ावा मिलता है। इसलिए कीमतों का निर्धारण भी स्वेच्छापूर्ण तरीके से किया जा सकता है। आलोचकों का मानना है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य की संस्था का दखल आवश्यक और अपरिहार्य है। और अंतिम बिंदु है व्यक्तिगत हित सामान्य हित से ऊपर नहीं। आलोचकों का मानना है कि अराष्ट्रवादी राज्य की अवधारणा के समर्थक विद्वान व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि व्यक्तिगत हित सामान्य हित से ऊपर नहीं होता है। आलोचक कहते हैं कि व्यक्तिगत हित सामान्य हित से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्तियों का हित ही व्यक्तिगत हित उसमें समावेशित होता है। उनका मानना है कि यदि मानव कल्याण करना है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को साकार करने के लिए सामान्य सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, सामान्य हित के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, व्यक्तिगत हित को त्यागना पड़ेगा। इसलिए व्यक्तिगत हित सामान्य हित से ऊपर कभी नहीं हो सकता। संक्षिप्त में हम ये कहें कि 21वीं सदी में आज अस्तित्ववादी राज्य की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से हो सकता है, किसी न किसी संदर्भ में लागू हो सकती है। व्यवहार में अस्तित्ववादी राज्य की अवधारणा वर्तमान में प्रचलित नहीं है और आवश्यकता इस बात की है कि अब हम राज्य के द्वारा पोषित, राज्य के द्वारा संचालित, राज्य के द्वारा नियंत्रित व्यवस्था को न केवल आगे बढ़ाएं बल्कि एक मानव कल्याण के हित में कार्य करने वाली संस्था के रूप में राज्य को देखें। धन्यवाद।